गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज का हमारा चैप्टर नया है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो होता है हीट। तो हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है, वन टाइप ऑफ एनर्जी। आप जानते हो हीट की यूनिट वही जो एनर्जी की यूनिट होती है, जूल। अब हीट जो होती है वो मटेरियल में एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होने के बाद रेडिएट भी होती है। ठीक है, ये दोनों ही इसकी प्रॉपर्टी होती है। एब्जॉर्ब भी होगी और एब्जॉर्ब होने के साथ साथ रेडिएट भी होगी, जिसे हम डिटेल में बाद में समझेंगे। और टेम्परेचर एक हीट का इफ़ेक्ट है, यानी कि जब हीट रेडिएट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट से तो किस रेट से वो रेडिएट हो रही है, कितनी स्पीड से वो रेडिएट हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उसका जो इफ़ेक्ट आता है वो हमें टेम्परेचर के फॉर्म में फील होता है। हम टेम्परेचर को फील करते हैं कि कितनी स्पीड से बॉडी रेडिएट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों ही टेम्परेचर हमें बताता है। अगर कोई चीज़ ठंडी है तो ऑब्वियसली आप टच कर रहे हो तो आपकी बॉडी से हीट उसमें जा रही है, यानी कि इंटर कर रही है, इसलिए हमें ठंडी लगती है। और जब किसी ऑब्जेक्ट से हीट यानी कि हीट एनर्जी हमारी बॉडी में आती है तो हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ गर्म है। और कितनी गर्म है? जितनी ज़्यादा गर्म, इसका मतलब उतनी ही स्पीड से हीट आपकी बॉडी में आ रही है। तो टेम्परेचर जो होता है एक डेरिवेटिव टर्म है और जो कि हीट पर बेस्ड टर्म है, यानी कि हीट पहले है, टेम्परेचर बाद में है। तो टेम्परेचर एक रिलेटिव टर्म हुआ। ठीक है, ये क्या बताता है? टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है। और ये एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव टर्म बोल रहा हूँ क्योंकि कोई चीज़ अभी ठंडी है, थोड़ी देर में वो गर्म हो जाएगी। कितनी ठंडी थी उसके रिस्पेक्ट में कितनी गर्म हुई तो हम कहेंगे इतना गर्म हुआ। तो एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है, इसकी अपनी खुद की एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है जब तक कि हम स्केल में इसको डिफाइन ना करें। तो टेम्परेचर कुछ नहीं, टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस होता है। अब टेम्परेचर आपको एक चीज़ बताता है कि टेम्परेचर जिधर ज़्यादा है उधर से हीट रेडिएट होगी और जिधर कम है हीट उधर एब्जॉर्ब होगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफ़र होगा। ये एक सिंपल सा लॉ है फिजिक्स में और ये हर जगह वैलिड है। चाहे आप रेडिएशन के थ्रू देखें कि यानी रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, चाहे आप कंडक्शन के थ्रू देखेंगे तो कंडक्शन में भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ही हीट फ्लो होगा। और थर्ड आपका आता है कन्वेक्शन मेथड, उसमें भी ऐसा ही होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो होता है। अब हीट में आप एक दो चीज़ें ध्यान रखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें हीट कम हो टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, दूसरे में हीट ज़्यादा है टेम्परेचर कम हो सकता है। यानी आप अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर टेम्परेचर को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आप छोटा सा आपके पास पीस ऑफ मेटल है, छोटा सा है, तो भाई उसमें कम हीट होगी और वही एक बड़ा सा है उसमें हीट ज़्यादा होगी। बड़े वाले का टेम्परेचर कम है तब भी ज़्यादा हीट हो सकती है, छोटे वाले का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, उसमें हीट कम है फिर भी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। तो टेम्परेचर के बिहाफ पे आप ये कैलकुलेट नहीं करोगे कि इसमें हीट एनर्जी ज़्यादा है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हीट का रेडिएशन या हीट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा या कम बता सकता है टेम्परेचर, बट अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट ये आप नहीं कह सकते सर्टेनिटी के साथ कि इसमें ज़्यादा है या इसमें कम है। तो हमने पढ़ा हीट एंड टेम्परेचर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्केल, यानी टेम्परेचर को मेजर करने की स्केल हम बनाते हैं। तो ऑब्वियसली स्केल बनाने के लिए आपको कोई ना कोई मटेरियल लगेगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट दुनिया में बनता है किसी न किसी मैटर से ही बनता है और उस मैटर की प्रॉपर्टी यूज होती है उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने में। तो ऐसा क्या यूज किया जाए? कोई भी, जैसे आप थर्मामीटर मान लो बनाते हो तो थर्मामीटर में हर चीज़ तो नहीं डाल देते, जैसे आप मर्क्यूरी उसमें डालते हो या अल्कोहल डालते हो, पानी तो नहीं भर देते या ऑयल तो नहीं भर देते। तो आप मर्क्यूरी ही क्यों डालते हो थर्मामीटर बनाने में? तो उसके पीछे वजह है
कि कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो हीट बढ़ने के साथ यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ लीनियरली बढ़ेगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होनी चाहिए। तो कुछ मटेरियल हैं जिनका वॉल्यूम लीनियरली बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उनका वॉल्यूम एक्सपांड होगा। ऐसे मटेरियल को थर्मामीटर बनाने में यूज करते हैं, और थर्मामीटर बनाने में यूज करते हैं हम यूजुअली मर्क्यूरी का। क्यों मर्क्यूरी यूज करते हैं? मर्क्यूरी को आप फिलअप कर दो और जैसे जैसे गर्म करोगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका वॉल्यूम लीनियरली बढ़ता जाएगा, और फिर हम उसमें एक स्केल बना लेते हैं। उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अदरवाइज़ कैसे स्केल बनाई जाती है वो भी हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद आपका आता है स्केल। 3 स्केल हम पढ़ते हैं। एक है आपका डिग्री सेल्सियस स्केल, एक है आपका फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा आपका आता है केल्विन स्केल। तो डिग्री सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल के बीच एक रिलेशन है, और वो आपने पढ़ रखा है। C/5 इज इक्वल टू F-32 अपॉन 9 इज इक्वल टू K-273 अपॉन 5। ये 3 स्केल हुई है आपकी। इसके बाद रेकाइन स्केल भी है। आप भी अपनी मर्ज़ी से स्केल बना सकते हो। अगर आप उसकी मेथड सीख गए कि कैसे बनती हैं तो बनाई जा सकती है, लेकिन हम यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा। लास्ट में आपको यही फार्मूला लर्न करना पड़ता है। तो C/5 मतलब डिग्री सेल्सियस है, कुछ वो वैल्यू आप यहाँ रखोगे डिवाइडेड बाई 5, और फ़ारेनहाइट निकालना है तो F को F रहने दोगे -32/9 कैलकुलेट करोगे तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। और जब आपको केल्विन में चेंज करना है सेल्सियस को तो दिस इज इक्वल टू दिस लिखोगे। ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपको 40 डिग्री टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर है आपका 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये सेल्सियस में है, इसे आपको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। तो आप फार्मूला लिखोगे C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब आप C की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ रखोगे तो ये 40/5 इज इक्वल टू F-32/9। यह आएगा F-32 इज इक्वल टू यहाँ 8 आएगा, ये मिल जाएगा आपको 72। F इज इक्वल टू 72 प्लस 32। F इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको आप 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलोगे। तो जो 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको हमने देखा फ़ारेनहाइट में, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। इसी टेम्परेचर को आप केल्विन में चेंज कर सकते हो। तो केल्विन में चेंज करने के लिए आप क्या लिखोगे C/5 इज इक्वल टू K-273/5 फिनिश। यहाँ C की वैल्यू रख दोगे आप 40 इज इक्वल टू K-273, K इज इक्वल टू 40 प्लस 273, K इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा इसमें 27, ये 13 बनेगा, यानी ये बनेगा 313 डिग्री केल्विन। तो 40 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलते हो तो 313 केल्विन मिलता है। इस तरीके से आप एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। अब जनरली डिग्री सेल्सियस यूज होता है कॉमन लैंग्वेज में आम इंसान के लिए, ये आपका डिग्री सेल्सियस ही यूज होता है। हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में केल्विन स्केल यूज होता है। आप टेम्परेचर को
डिग्री सेल्सियस में अगर लिखेंगे न्यूमेरिकल में तो न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। हाँ, कुछ जगह हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, वहाँ हम बात करेंगे, अदरवाइज आप इसको केल्विन यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। कभी भी कहीं न्यूमेरिकल में टेम्परेचर दिया है तो आप उसको केल्विन में चेंज करेंगे, फिजिक्स उसको केल्विन में चलाता है। केल्विन आपके SI यूनिट में एक्सेप्टेड है, डिग्री सेल्सियस एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में कहीं डिग्री सेल्सियस दिया है और हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसको पहले केल्विन में चेंज करें और देन फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। केल्विन के बारे में और बता दूं कि आपकी एक परफेक्ट स्केल मानी गई है। 0 केल्विन टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर माना गया है। अब ये क्या है 0 केल्विन? ये है जहाँ कोई हीट नहीं है, यानी हीट है तो टेम्परेचर है, थोड़ी भी हीट है तो टेम्परेचर है। हीट बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट कम करोगे टेम्परेचर घटेगा, हीट कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक टाइम आ जाएगा तो हीट बिल्कुल बचेगी ही नहीं। तो वहाँ जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। इसको एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं और 0 केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल देते हैं कई बार। यानी कि 0 केल्विन से कम टेम्परेचर इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हीट ही नहीं है। अब आप कहोगे हीट, बर्फ़ के बाद हीट आप कहोगे होती नहीं, बर्फ़ जम गई तो 0 डिग्री सेल्सियस, अरे वो डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में देखोगे तो 273 केल्विन आएगा अभी भी। अब बर्फ़ से भी कम जाओ आप, जैसे चले जाओ आप नॉर्थ पोल साउथ पोल में चले जाओ तो निगेटिव टेम्परेचर मिलता है, लेकिन वो डिग्री सेल्सियस में निगेटिव होता है, केल्विन में निगेटिव नहीं होता है। जैसे -40 डिग्री सेल्सियस, -60, -150, 200, इवन -270 डिग्री सेल्सियस तक भी साइंटिस्ट पहुँचे हैं लेबोरेटरी में। यानी कि आप कह सकते हो कि लगभग 3 केल्विन तक, लेकिन 0 केल्विन अचीव नहीं किया जा सका। क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है हीट होती कैसे ही, मतलब हीट का रीजन क्या है और हीट का इफ़ेक्ट क्या है, हमें ये सबसे पहले समझना होता है। हीट होती है ड्यू टू मोशन और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल। कोई भी मटेरियल है उसमें अगर हीट है, हीट एनर्जी है, तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट करते रहते हैं आपस में, आपको दिखे या ना दिखे। आप माइक्रोस्कोप लगा लो तो भी आपको शायद ना दिखे, लेकिन थ्योरी कहती है कि हाँ, जितनी हीट होगी उतना ही ज़्यादा वाइब्रेशन होगा। और इसको आप समझ सकते हो अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल करके। आप जैसे पानी गर्म करते हो, आप किसी बर्तन में पानी रख दो, गैस ऑन कर दो, थोड़ी देर में आपको सनसनाहट फील होती है, पानी गर्म होने की आपको आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्यों आने लगी? वो आवाज़ आपको इसलिए आने लगी कि सर वो वाइब्रेट हो रहे पार्टिकल मोशन में आ गए, हीट के कारण काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ गई, इसलिए वो टकरा रहे हैं वॉल ऑफ कंटेनर से, इसलिए आवाज़ आ रही है। तो फिर इसमें क्वेश्चन बनता है कि जब हीट कम थी तो क्या वो नहीं टकरा रहे थे? बिल्कुल टकरा ही नहीं रहे थे, तब भी वो टकरा रहे थे, तब भी वो वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर उनका इतना ज़्यादा मोशन नहीं था जो साउंड प्रोड्यूस कर सके, इसलिए आपके कान तक आवाज़ नहीं जा रही थी। अगर बर्फ़ है तो आप ये मत समझो कि बर्फ़ के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते, वो भी वाइब्रेट करते हैं। बर्फ़ वो गर्म करोगे तो ऑब्वियसली उनमें मोशन बढ़ेगा, जब ही तो अपने बॉन्ड ब्रेक करके लिक्विड बनेंगे। अगर उनमें मोशन ही ना हो, उनमें वाइब्रेशन ही ना हो, तो बर्फ़ कैसे पिघल के लिक्विड बनेगी? ये सोचने की बात है। ऑब्वियसली वो अपने बॉन्ड को, बॉन्डेज को ब्रेक करते हैं, जो कुछ ने बांध रखा है उनको, उस बंधन को तोड़ देते हैं और तभी वो लिक्विड बनते हैं। उनके बीच डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। आपने जो हीट दिया वो हीट बस 2 ही फॉर्म में जा सकती है मटेरियल के अंदर। पहला फॉर्म तो है हीट का एक्सपांशन, यानी मॉलिक्यूल पास है तो दूर दूर होते हैं, चाहे वो कोई भी मटेरियल दुनिया में हो। जो मॉलिक्यूल से एटम्स पास है वो थोड़ा दूर होते हैं, और जब भी डिस्टेंस बढ़ती है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है डिस्टेंस के फॉर्म में, आप कहोगे इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। यानी आपकी हीट का एक पार्ट कहाँ चला गया? आपने जो हीट दी उस हीट का एक पार्ट चला गया इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई वो हीट। इसमें भी टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का हम पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर का इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका काइनेटिक एनर्जी से लेना देना है। तो
तो आपने हीट दिया और सिर्फ एक्सपांशन हुआ, तो एक्सपांशन कहाँ चला गया? और एक्सपांशन गया आपका इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में। और नेक्स्ट टाइम आपने जब हीट दिया, इफ और भी हीट जैसे आपने दिया, तो नेक्स्ट पार्ट जो हीट का है वो वाइब्रेशन में या मोशन में कहीं भी जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी का सीधा रिलेशन है टेम्परेचर से, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा। इसलिए आप जब बर्फ़ को पिघलाते हैं तो स्टार्टिंग में जो पानी पिघला है वो बर्फ़ का बनता है, वो 0 डिग्री रहता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्सपांशन हो रहा है। और बाद में जब एक्सपांशन के बाद मोशन आता है तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो इन शॉर्ट हमको ध्यान रखना है कि आप किसी भी मटेरियल को जो हीट देते हो 2 ही फॉर्म में स्टोर होगी, या तो वो एक्सपांशन करा देगी यानी कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, और या फिर वो हीट एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि टेम्परेचर के फॉर्म में फिर अपीयर होगी, यानी कि वो रेडिएट होगी, वो हीट रेडिएट होने लगेगी बाहर और आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ फील होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और बाकी प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।